होठों के नीले फूल। प्रियमवद। बूबा के होंठ बिल्कुल लाल थे और उसे मौत बहुत अच्छी लगती थी। बूबा हमेशा बहुत धीरे धीरे मरना चाहती थी। जाड़े की कुनमुनी धूप जैसे पूरे बदन पर रेंगती है, बिल्कुल उसी तरह वो मौत को छूना चाहती थी। तुम मेरा गला दबा सकते हो? बूबा मुस्कुराकर पूछती। दबा सकता हूं। मैं अपनी हथेली में उसकी सफेद नर्म गर्दन दबा लेता। वो चुपचाप दीवार से सिर टेके आंखें बंद किए बैठी रहती। मेरी उंगलियों का कसाव बढ़ता जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं आती। बूबा के गले की नसें उभरने लगती और उसके गले का वो हिस्सा नीला पड़ जाता। मैं अपना हाथ हटा लेता और उसके गले का वो नीला हिस्सा चूम लेता। तुम मेरी माँ हो बूबा, मैं फुसफुसाया। और फिर उसने मेरा सिर अपने सीने में दुबका लिया। डरपोक। बूबा हंस देती और मेरी गर्दन पर उसके दांत धंस जाते। बहुत पहले एक तपती दोपहर में एक पतंग के पीछे भागता हुआ मैं उसके घर में घुस आया और उसने मुझे रोक लिया। मेरे हाथों में चप्पल, धूल से सना चेहरा, पसीने और मिट्टी में डूबा पूरा बदन। कौन हो तुम? बूबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो पतंग। मैं बिल्कुल सन्न रह गया था उसको देखकर। कहानी किस्सों के पन्नों से फड़फड़ाती जैसे कोई राजकुमारी निकल आई हो। गोरा मुंह, लाल होंठ और लंबे बाल। हंसती तो फूल झरते हैं और रोती है तो मोती। आंखें उदासी से कढ़ी हुई हो माने। इतने गंदे संदे घूमते हो, मां नहीं डांटती? मां नहीं है। इतने छोटे हो और मां नहीं है? बूबा की आवाज भीग गई और उसने मुझे बिल्कुल अपने पास खींच लिया था। तुम रोज आओगे मेरे पास? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सेटेनिक ब्राउन। तुम बिल्कुल राजकुमारी लगती हो। मेरा डर खत्म हो गया था। हो बाबा, बूबा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम क्या किसी का खून पीती हो? हो माँ, बूबा हंसते हंसते गिर पड़ी थी। मेरा नौकर कहता है जो किसी का खून पीता है उसके होंठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं, तुम्हारी तरह। बूबा मेरा हाथ पकड़कर खींचती हुई मुझे अंदर ले गई थी। मेरे हाथ पैर धोकर उसने मुझे जाने क्या क्या खिलाया। सीने से लगाए न जाने कितनी देर दुलराती रही और मैं उस तपती दोपहर में अपने अकेले बचपन को हथेली में बंद किए धीरे धीरे पिघल कर बूबा के अंदर सिमट गया था। उसके बाद मैं रोज आता रहा। शाम होती और मैं भागता हुआ उसके घर पहुंच जाता। तभी वो नौकरी से वापस आती हाँफती हुई। बाबा की दवा के पैसे बचाने के लिए 1-2 मील पैदल चलकर आती थी वो अपना काम करती रहती और मैं कमरे की दहलीज पर चुपचाप बैठा बूबा को देखता रहता। बूबा खाना बनाती, कपड़े धोती, बिस्तर लगाती, बाबा को खिलाती, दवा देती और फिर सुलाती भी। न जाने कितनी देर हो जाती। कभी कभी मैं ऊँघने लगता, चौंकता तब जब वो मुझे हिलाती। सो गया क्या? बूबा वहीं बैठ जाती। मैं जाग जाता। इतनी देर कर देती हो, मैं कल से नहीं आऊंगा। नहीं बाबा। बूबा मेरा चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने लाल होंठ मेरे माथे पर रख देती। कल से देर नहीं करूंगी बस। और फिर मेरा सिर खींचकर अपनी गोद में रख लेती। थोड़ी देर में बूबा की उंगलियां मेरे बालों में, गले में, सीने पर एक बेचैनी के साथ घूमने लगती और साथ ही वो हमेशा चुपचाप कोई किताब भी पढ़ती रहती। अक्सर खलील जिब्रान की कविता द ब्यूटी ऑफ डेथ। मेरे गाल पर जब कोई बूंद गिरती तो मैं चौंकता। तुम रो रही हो बूबा? मैं उठ बैठता और वो अपने आंसू पोंछ लेती। ऐसा क्यों होता है? सुख आदमी को छूता हुआ क्यों निकल जाता है? उसे अपने में समेटकर जम क्यों नहीं जाता बर्फ की सिल्ली की तरह? मैं कुछ नहीं समझ पाता। उसे टुकुर टुकुर देखा करता। वो फिर मुझे अपने सीने में दुबका कर बड़बड़ाते हुए वहशियों की तरह चूमने लगती। सुख केवल कोई क्षण होता है रे, मेरा वो क्षण तू है। मेरा दम घुटने लगता और मैं फिर उसी तरह पूरे का पूरा पिघलने लग जाता। तुम मेरी माँ हो बूबा? हाँ रे, मैं तेरी माँ हूं। और बूबा फपक फपक कर रो पड़ती। मैं वैसे ही बूबा के सीने पर सिर रखे लेटा रहता और मेरा चेहरा उसके आंसुओं में भीगता रहता। और तब मैं सोचा करता अपने नौकर की बात। वो राजकुमारी जितना रोती थी उतने ही बाल उसके लंबे होते जाते थे। बूबा के बाल इसीलिए लंबे हैं क्योंकि वो खूब रोती है।
जमीन का वो टुकड़ा बिल्कुल लाल हो जाता था। गुलमोहर सारी रात बरसते और उसकी पंखुरी पंखुरी से जैसे वो टुकड़ा खून में भीग जाता, बिल्कुल बूबा के होठों की तरह। जमीन के उसी सुर्ख टुकड़े के ऊपर हम बड़े होते रहे, मैं, बूबा, मेरे अंदर का आदमी और बूबा के अंदर की औरत। जानते हो मुझे और तुम्हें किसने जोड़ा है? बूबा पूछती। नहीं, अपने होने के बेमानीपन ने, अपने अस्तित्व की निरर्थकता ने। न जाने तब कितनी रात बीत चुकी होती। बूबा हमेशा तब ऐसी ही बातें किया करती। हम दोनों एक दूसरे के कंधों पर सिर रखकर रोते हैं रे, एक दूसरे के अकेलेपन को चुपचाप कुतरते हुए। यही वो जमीन है जिस पर हम दोनों मिलते हैं। मैं बूबा का हाथ अपने हाथों में ले लेता, बिल्कुल सूखी झुर्रियों वाला हाथ। उसके पूरे बदन से उसके हाथ बिल्कुल अलग थे, जैसे किसी बूढ़ी औरत की हथेली काट कर बूबा के हाथों में जोड़ दी गई हो। तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों है? मैं उसके हाथ की उभरी नीली नसों पर उंगली फेरता। हाथ हमेशा दिल की तरह होता है। बूबा हंस पड़ती। तूने कभी ऋग्वेद का गीत सुना है रे? बूबा मुझे अपने पास खींच लेती। कौन सा? यम और यमी का गीत। नहीं। जानता है तू, यम और यमी भाई बहन थे। एक दिन यमी ने यम से पूछा कि तू मेरा कौन है? भाई यम बोला, तेरा धर्म क्या है? यमी ने पूछा। तुझे सुख देना, यम बोला। मुझे रति सुख दे, यमी ने याचना की। बूबा, मेरा हाथ कांप गया। डरपोक, खिलखिलाकर हंस पड़ी थी बूबा। देहातीत होकर सोच एक बार यमी की इस बात को, फिर जीवन दर्शन बना ले, अपने जीवन के सारे मूल्यों का आधार। बूबा, हाँ रे, यमी की इस बात से अचानक उसका जीवन कितना बड़ा हो गया है, कितना उन्मुक्त, व्यापक और स्पष्ट। ऐसा नहीं है क्या? ये दृष्टांत तो स्वयं में एक दर्शन है। यमी की दृष्टि कितनी निर्भीक और विस्तृत है, जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों में उत्तीर्ण। तुझको इसलिए बता रही हूं कि केवल तुझसे ही तो बोल पाती हूं, और फिर तुझे तो अभी बहुत बड़ा होना है रे। सत्य का अन्वेषी, तटस्थ दृष्टि अभी से सीख ले। लेकिन पाप? धत, अगर पाप और पुण्य सत्य हैं तो सुख कुछ भी नहीं होता रे, और अगर सुख सत्य है तो पाप पुण्य का कोई अस्तित्व नहीं। सुख की नित्यता तो हम निश्चित ही जानते हैं, इसलिए पाप पुण्य कुछ नहीं है। तो यमी की स्थिति? हाँ, यमी की स्थिति मान्य है। यमी के जीवन की स्पष्टता मेरा आदर्श है। और रिश्तों का धर्म? रिश्तों के नाम जीवन को बहुत छोटे छोटे घेरों में बांध देते हैं। आंखों में कपड़ा बांधे बैल की तरह आदमी उन्हीं घेरों में घूमता रहता है। ये गलत है। एक बार में आदमी क्या सब रिश्ते नहीं भोग सकता? क्या मेरे और तेरे रिश्ते का कोई नाम है? क्या मैं तेरी सब कुछ नहीं हूं? माँ, दोस्त, बहन, बोल। हाँ बूबा। मैं बूबा की हथेली की नीली नसें चूम लेता। तुम मेरी इकलौती आस्था हो, मेरी रक्षिता हो, मेरी कल्याणी। मेरी आवाज कांपने लगती। बूबा मेरी निगाहों में तब न जाने कितना ऊपर उठ जाती, ज्ञानी, गंभीर, ममत्वमयी। आ चलें। बूबा उठ जाती। गुलमोहर की सुर्ख पंखुरियां बूबा के बालों में उलझी होती। एक बात पूछूं बूबा? मैं ठहर जाता। फिर यम ने क्या किया? उसका कोई महत्व नहीं है रे। देह का अस्तित्व तो कुछ क्षणों का होता है, बस। अच्छा बूबा, तुम जो कुछ कहती हो क्या सचमुच उतना उन्मुक्त होकर कर सकती हो? शायद। बूबा हंस देती। अपनी बूबा को समझा नहीं क्या? समझा तो बिल्कुल नहीं। रोजाना नहीं बूबा को देखता हूं ना। और वो खिलखिला पड़ती। यू सेटेनिक ब्राउन। और फिर मेरी गर्दन में बूबा के दांत धंस जाते। कभी कभी मैं सोचता कि वो इतनी चुप क्यों रहती है, क्यों ऐसी बातें करती है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। एक दिन उसने मुझे बताया था कि मेरी पूरी देह मुर्दा ख्वाबों से गुथी है रे, और जब कभी उन ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब करवट लेता है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूं, कहीं वो ख्वाब जाग न जाए। ये कहते हुए वो रो पड़ी थी, और तब मुझे बूबा के पूरे बदन पर मरे हुए सपने फैले दिखाई पड़े थे। मुझे लगा था कि उसके देह का कोना कोना हर वक्त कोई न कोई लड़ाई लड़ता रहता है,
اور انہی مرے ہوئے سپنوں کے بیچ کونے کونے کی لڑائی کے بیچ میری بوبا بڑی ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ میں جانتا تھا وہ کسی زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا چاہتی ہے جس پر وہ اپنے پاؤں رکھ سکے۔ تھکی ہوئی ہانفتی ہوئی بوبا اب اور نہیں لڑنا چاہتی، اور اس لیے زمین کا وہ ٹکڑا کبھی یمی کی استھتی ہوتی، کبھی خلیل جبران کی دا بیوٹی آف ڈیتھ، اور کبھی میں۔ بوبا اس رات سردی سے کانپ رہی تھی۔ اندر چلیں؟ میں نے کہا۔ نہیں، بوبا نے اپنا شال اور کس کر لپیٹ لیا۔ وہ بے حد تھکی لگ رہی تھی، نہ جانے انگلی سے کیا کیا کھینچتی رہی فرش پر۔ میں چپ چاپ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہی وہ کھڑ ہے جب اپنے استتو کی نرتھکتا کے بوجھ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ صرف مرنا چاہتی ہے، بالکل دھیرے دھیرے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے گی کہ کیا میں اس کا گلا دبا سکتا ہوں، اور میں اس کے گلے پر اپنے ہاتھ دھر دوں گا۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں ہوں۔ بوبا سیدھے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بوبا، میں نے اس کے چہرے پر ایسا تناؤ اور تھکان کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ اس سردی میں بھی بھیگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ سے چلتا ہوا میلوں لمبا اکیلا پن اور سناٹا بھرتی ہوئی شام کی للچھوہی، کچھ ایسا ہی اس کے چہرے پر پھیلا تھا۔ میں اپنے ہونے کو پورا پر جینا چاہتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں بوبا، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے رے؟ کچھ بھی، کچھ بھی، ستیہ استیہ سے پرے، سکھ دکھ کے بنا۔ ہاں بوبا، مجھے چومو۔ بوبا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی ہتھیلی بھیگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بلنے لگی تھیں۔ میں ڈر رہا تھا اس کی صورت سے۔ اداسی سے کڑھی اس کی آنکھیں صرف ایک عورت کی آنکھیں رہ گئی تھیں، ایک ایسی عورت جو ہمیشہ سے اس کے اندر تھی، اس کے ساتھ بڑی ہوتی رہی، لیکن اس نے کبھی اسے اپنے باہر جھانکنے نہیں دیا۔ وہ عورت دھیرے دھیرے اس کے جسم کی ایک ایک نس میں پھیل گئی تھی، اور آج وہی عورت جب باہر نکلنا چاہ رہی تھی تو بوبا کی ایک ایک پرت، ایک ایک نس چٹک رہی تھی۔ میں اٹھا اور میں نے دھیرے سے اس کا گلا چوم لیا، بالکل وہی حصہ جو میرے دبانے سے نیلا پڑ جاتا تھا۔ میرے ہونٹ؟ بوبا پھسپھسائی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جھک کر اس کے ہونٹ چوم لیے، سرخ لال ہونٹ، ایک گھونٹ بھرا ہو جیسے میں نے خون کا۔ اور بوبا کی بے چین انگلیاں میری گردن، میرے سینے پر رینگ رہی تھی۔ اور بوبا، میں ہانفنے لگا اور میرے چہرے پر پسینہ چھل چھلا آیا۔ میرا بدن کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ سے چھٹک کر الگ ہو گیا ہوں اور صرف ایک آدمی میرے اندر شیش رہ گیا ہے۔ بہت پہلے میں نے پوچھا تھا بوبا سے کہ یم نے کیا کیا تھا، اور بوبا نے کہا تھا کہ اس کا کوئی مہتو نہیں، مہتو ہے جیون درشٹی کا، مولیوں کا۔ اور میں نے اس سے پھر پوچھا تھا، بوبا، مولیوں کے لیے تم جس طرح سے سوچتی ہو اتنا مکت ہو کر ان کو جی سکتی ہو؟ شاید، اس نے کہا تھا۔ میری وہی بوبا، میری اکلوتی آستھا میرے سامنے بیٹھی تھی، یمی کی جیون درشٹی کو آدرش ماننے والی، شاشوت ستیہ کی انویشکا، پاپ پنیہ کے اناستتو اور رشتوں کے دھرم کی ادھیتری، میری رکشتا، میری کلیانی، میری ماں۔ مجھے سکھ دے رے، مجھے وستار دے۔ بوبا نے مجھے کھینچ لیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی آنکھوں میں، ہونٹوں پر سینکڑوں مرے ہوئے سپنے کروٹ بدلنے لگے۔ اس کی ہانفتی سانسوں کو کسی زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا جس پر رک کر وہ کچھ گہری سانسیں لے سکے۔ میں صرف بدبدا کر رہ گیا، اور میں صرف ایک آدمی، بوبا کے، صرف ایک عورت کے سینے پر ہانفتا ہوا گر پڑا۔ صبح جب میں گیا تو بہت سناٹا تھا۔ بابا کمرے میں سو رہے تھے۔ کمرے کی دہلیز پر دھوپ کا ایک ٹکڑا رینگ رہا تھا، پرنتو بوبا کہیں نہیں دکھی۔ میں وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ باتھ روم سے نکلی، وہی پرانی اداسی سے کڑھی آنکھیں، سوجی ہوئی۔ ساری رات روئی تھی شاید بوبا، ہونٹ بھی کچھ چھلے ہوئے اور سوج رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بوبا چونک گئی اور میری آنکھیں جھک گئیں۔ تو آ گیا رے؟ دیکھ تو میرے ہونٹ کیسے نیلے ہو گئے ہیں، بالکل زہر میں ڈوبے۔ ساری رات تو دھویا ہے میں نے انہیں، لیکن یہ رنگ ہی نہیں چھوٹتا۔
बड़बड़ाती हुई बूबा फिर नल पर चल पड़ी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ओ अनामा, अदृष्टा मंत्रकर्ता, तुम्हारी कथा अधूरी थी। आगे क्या हुआ ये मैं बताता हूं। शाश्वत सत्य की अन्वेषिका यमी देह सत्य को अपने जीवन के स्तर पर जी नहीं पाई और उसके होंठ नीले पड़ गए, मेरी बूबा की तरह जहर में डूबे दो नीले फूलों जैसे होंठ।